गाड़ी आगे ले लो, गाड़ी आगे ले भाई, हो गया। वैसे तो बहुत पुराने इनके आरएसएस से लेकर आज तक की बात करें तो हमेशा इस बिरादरी को बराबरी का हिस्सा देने में हमेशा इन्होंने संकोच किया। हरियाणा के अंदर मैं विधानसभा की बात करूं, मैं लोकसभा की बात करूं, मैं नौकरियों की बात करूं, सब जगह लगभग 20% सीटें आरक्षित रहती हैं। और गुड़गांव के अंदर भी, गुड़गांव नगर निगम के अंदर भी 35 वार्ड अब तक होते रहे और उसमें 6 सीटें आरक्षित होती रही। 20% से मामूली सा कम शेयर रहा, परंतु 6 सीटें आरक्षित होती रही। परंतु अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने 35 की जगह 36 वार्ड नए बनाए और जो आरक्षित सीटें 6 को 3 कर दिया। तो ये बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक बार आरक्षण खत्म करने के, आरक्षण को कम करने के जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, तब समूचे विपक्ष ने इकट्ठा होकर मजबूर किया था सरकार को। आज गुड़गांव के अंदर वो बात फिर दोहराई गई। गुड़गांव के अंदर सीटों को आधी करके वार्ड की एक सीट बढ़ाई 35 से 36 की और यहाँ पे 6 की जगह 3 सीटें आरक्षित करके भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि वो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व स्कूलकास्ट भाइयों का गुड़गांव नगर निगम के अंदर नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती और पुरजोर इसकी लड़ाई करेंगे। हमारे एससीबी के प्रधान भागड़ी जी मेरे साथ में है और हमारे सारे लीडर्स मेरे साथ में हैं। इन सब ने मिलके एक मेमोरेंडम यहाँ पे उपायुक्त महोदय को भी दिया और मैंने पत्र चुनाव आयुक्त को भी लिखा कि बदलना होगा। कोई भी नोटिफिकेशन पुरानी स्थिति को बहाल किए बिना ना करें। इससे ना केवल गुड़गांव में अपितु पूरे हरियाणा के अंदर हमारे स्कूल का भाइयों के अंदर पूरा रोष है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा दुराचार, ऐसा व्यवहार क्यों इनके साथ करना चाहती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी पार्टी का समूचा संगठन पूरे हरियाणा में इसका विरोध करता है। जहां पे मैंने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, कल से संसद में भी सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब हम संसद के अंदर भी करेंगे। किस तरीके से आप इन भाइयों को ऊपर उठाना तो दूर और आप इनको नीचे की तरफ धकेलने का प्रयत्न कर रहे हैं, अधिकारों में कटौती करते जा रहे हैं। आज गुड़गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के एससीबी की पूरी यूनिट भी आई हुई है, हमारे जिले की भी सारी कार्यकारिणी आई हुई है और सब मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन भी हम कर रहे हैं। मैं चैनलों के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी
इस तरीके का व्यवहार गुड़गांव के अंदर आपको शोभा नहीं दे। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने लिखा है, राज्यपाल महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तुरंत संज्ञान ले। एक बिरादरी के अंदर जो असंतोष फैल रहा है, बिरादरी को लग रहा है कि ये बिरादरी के विरोध के अंदर जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य कर रही है। इस असंतोष को रोके और कम से कम जो पुरानी सीटें रिजर्व थी 6 सीटें, अन्यथा हक तो 7 सीटों का बनता है, परंतु 6 सीटें जरूर रिस्टोर। फायदा नुकसान की बात नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में प्रोविजन बना, बाबा साहब ने प्रोविजन बनाया कि जो सदियों से दबे कुचले लोग थे वो समाज में बराबरी के अंदर आए। जब 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ, तब से रिजर्वेशन की परंपरा चलती आ रही। परंतु अभी भी अगर आप इस मेट्रोपॉलिटन सिटी से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएं तो एक फर्क आपको देखने को मिलेगा। उन बर्तनों के अंदर खाना नहीं खिलाया जाता, बराबरी के बिस्तरों पे बैठने नहीं दिया जाता। यहां तक की बात है कि गांव में तो शमशान घाट पे लगता है। तो बराबरी का दर्जा कब मिलेगा? जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं वहां पे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती। परंतु जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काम की राजनीति के बजाय जाति और धर्म की राजनीति करते रहे, तब तक इस प्रकार के कुटाराघात हिंदुस्तान में होते हैं। सर, सीटों देखिए, हमारे पास जब भी निमंत्रण आता है जरूर जाते हैं। विधायक महोदय को चाहिए कि हमारी अब राष्ट्रीय पार्टी है, हमें बुलाया जाए। सर, सीटों के रिजर्वेशन को लेकर क्या कोर्ट में भी आप जाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। परंतु हमारी पहला निवेदन इलेक्शन कमीशन से और हरियाणा सरकार से कि कम से कम पुरानी स्थिति को रिस्टोर सिर्फ 80 सीटों को लेकर के या ओबीसी को भी है? ओबीसी सीटों को लेकर के भी आपका विरोध है या सिर्फ 80 सीटों को लेकर के? देखिए, जहाँ आम आदमी पार्टी कितनी सीटों को रिजर्व रखेगी पिछड़ा वर्ग के लिए? आम आदमी पार्टी इस बात को इंश्योर करती है कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि पुरानी सीटें रिस्टोर हो। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको रिस्टोर नहीं करते तो हम जनरल सीटों के ऊपर भी ऐसे वाइट लगाएंगे और पूरा हक देंगे। सरकार नहीं मानेगी, चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो कोर्ट की तरफ भी जाना है। गुप्ता जी, जनसंख्या के आधार पे ओबीसी या एसटी को टिकटें नहीं मिलती, क्या आपकी पार्टी वो देंगी कि जनसंख्या के हिसाब से भी आप टिकटें बंटवारा करेंगे? देखिए, जो संविधान में प्रोविजन है वो जरूर मिलना चाहिए। जो संविधान से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं। वो संवैधानिक प्रोविजनों के ख्याल करना हर पार्टी का और हर सरकार की ड्यूटी बनती है। परंतु जिन वार्डों के अंदर शेड्यूल कास्ट भाइयों की संख्या अधिक है, उस संख्या के बेस पे रिजर्वेशन होता है और वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और जात-पात इस प्रकार से बढ़ रहा है। हक क्यों मारा जा रहा है? ये तो संविधान में प्रोविजन है। संविधान के प्रोविजन को कोई ये नहीं कर सकता मेरा हक मारा गया, मुझे हक मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना हर सरकार की ड्यूटी है। मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। अभी आते आते मैं सोशल मीडिया में बातें जरूर पढ़ रहा था। बिना पूरी जानकारी के कोई भी कमेंट करना उचित नहीं। गुप्ता जी, बात निगम की हो रही, एक मिनट, गुप्ता जी बात निगम की हो रही थी कि आरक्षण की, आपने कहा बाबा साहब ने ये व्यवस्था करी थी। जहाँ तक हमको जानकारी, बाबा साहब ने कुछ काल के लिए आरक्षण व्यवस्था करी थी कि ताकि जो दबे कुचले ज़रूरतमंद पिछड़े वो राष्ट्रीय मुक्ति धारा में ये लोग पिछले 70 साल से चला आ रहा है। कुछ काल के लिए की गई थी और सरकारों से उम्मीद की गई थी कि संतुलित विकास इस देश का होगा और सब जातियों को बराबर का मौका मिलेगा, अच्छी शिक्षा में मिलेगी। मैं ये कहते हुए मुझे खेद होता है कि आज से 5-7 साल पहले तक सर के ऊपर बैला ढोते रहे
किसी और ने तो मेला नहीं हुआ। तब आज भी सफाई का काम स्टूलदास भाई कर रहे हैं। जब तक ये जातीय व्यवस्थाओं को नहीं बदला जाएगा, जब तक बराबरी का दर्जा समाज के अंदर नहीं मिलेगा, जब तक आरक्षण रहना चाहिए। अगर जिस दिन समाज ये कहने लगे कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, उस दिन आरक्षण की बात अलग। गुप्ता जी, क्या आम आदमी पार्टी सच में इस पे अमल कर रही है? मैं दिल्ली को उदाहरण दूंगा। दिल्ली में एक धर्म विशेष के बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत से लोगों के मन के अंदर ये एक बात घूमती रहती है, ये बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से बातें चलती है। हिंदू धर्म के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रोविजन है, हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड है। जो भी मंदिर वक्फ बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करता है, उसके पुजारियों की तनख्वाह उसके श्राइन बोर्ड, हिंदू धर्म में श्राइन बोर्ड है। जो भी मंदिर श्राइन बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करता है, श्राइन बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है। और जो भी मस्जिद वक्फ बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करती है, वक्फ बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है। सरकार किसी की तनख्वाह नहीं देती। ये जो झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, आप हिंदू धर्म के जो बड़े से बड़े मंदिर है, आप वैष्णो देवी की बात करें, आप सोमनाथ की बात करें, आप अमरनाथ की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, वो श्राइन बोर्ड का अधीन है और सबको तनख्वाह मिलती है। परंतु जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मंदिर है, वहाँ पे चढ़ावा बहुत आता है और वहाँ की प्रबंध समिति ना तो लगातार चुनाव कराना चाहती और ना ही चढ़ावे को सरकार को देना चाहती वहाँ के विकास के लिए, इसलिए वो तनख्वाह भी अपने आप देती है। जो सा भी मंदिर जिसको ये कहते हो कि दिल्ली में तनख्वाह चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ श्राइन बोर्ड में एफिलिएट कराया, उसको तनख्वाह मिलेगी। ये बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत से लोगों के मन के अंदर ये एक बात घूमती रहती है, ये बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से बातें चलती है। हिंदू धर्म के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रोविजन है, हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड है। जो भी मंदिर वक्फ बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करता है, उसके पुजारियों की तनख्वाह उसके श्राइन बोर्ड, हिंदू धर्म में श्राइन बोर्ड है। जो भी मंदिर श्राइन बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करता है, श्राइन बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है। और जो भी मस्जिद वक्फ बोर्ड से अपने आप को एफिलिएट करती है, वक्फ बोर्ड उसकी तनख्वाह देता है। सरकार किसी की तनख्वाह नहीं देती। ये जो झूठी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, आप हिंदू धर्म के जो बड़े से बड़े मंदिर है, आप वैष्णो देवी की बात करें, आप सोमनाथ की बात करें, आप अमरनाथ की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, वो श्राइन बोर्ड का अधीन है और सबको तनख्वाह मिलती है। परंतु जो आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मंदिर है, वहाँ पे चढ़ावा बहुत आता है और वहाँ की प्रबंध समिति ना तो लगातार चुनाव कराना चाहती और ना ही चढ़ावे को सरकार को देना चाहती वहाँ के विकास के लिए, इसलिए वो तनख्वाह भी अपने आप देती है। जो सा भी मंदिर जिसको ये कहते हो कि दिल्ली में तनख्वाह चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ श्राइन बोर्ड में एफिलिएट कराया, उसको तनख्वाह मिलेगी। पहुँच जाते हैं तोड़ने के लिए, उस तोड़ फोड़ को बंद करेंगे, उन मकानों को रेगुलराइज करेंगे। ना 300 मीटर की बात रहेगी, ना 100 मीटर की बात रहेगी। लोगों को जो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी है, जैसे दिल्ली के अंदर पिछले 50 साल से अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पे पीला पंद्रह चला करता। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सारी सड़कें पक्की कर दी, हर घर को बिजली दे दी, हर घर को पानी दे दिया, हर घर को सीवर सड़कों का सुविधा कर दी। इसी प्रकार गुड़गांव के अंदर भी जितनी भी पुरानी बनी बस्तियां हैं, उन सबको रेगुलराइज करेंगे और रोज भारतीय जनता पार्टी के पीले पंजे से मुक्ति दिलाएंगे। और जिस प्रकार केंद्र का इनका मंत्री राव इंद्रजीत जो गुड़गांव से सांसद है, रेवाड़ी की जनसभा में कहता, साहब बिना पैसे दिए हुए सरकार के अंदर एक काम नहीं होता। अब चुनाव का वक्त आ गया है, कम से कम 1 साल के लिए तो पीले पंजे को बंद कर दो। हम ये परमानेंट बंद करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और 2024 नवंबर में विधानसभा के चुनाव लड़के 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। अभी सुशील गुप्ता जी आए थे, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष। गुड़गांव के चुनाव घोषित होने वाले हैं और वार्डबंदी के समय पता चला है कि इन्होंने 35 की जगह 36 सीट्स कर दी हैं, लेकिन जो एससी कैटेगरी की 6 सीट थी उन्होंने कम करके 3 सीट कर दी हैं, जिसके विरोध में हमारे एससी भाई जो है ऑब्वियसली नाराज़ भी हैं। इसका वो एक ज्ञापन भी दे के आ गए डीसी सर को। और सुशील जी आज यही कहने आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनका आरक्षण है उनको मिलना चाहिए। किसी का भी हक मार के इलेक्शन लड़ना ये भाजपा का ये एससी विरोधी चेहरा दर्शाता है, और जानबूझ के, क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इलेक्शन से डरते हैं, इसीलिए ये इन्होंने जानबूझ के 6 से 3 सीट किए कि उनको पता है ये रोष होगा और चुनाव वापस पोस्टपोन हो जाएगा। क्या मतलब आप समझते हैं कि जो चुनाव लेट होगा नगर निगम में, कि किस तरह से तैयारियाँ हर पार्टी को डिले करवाना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रही है, उठाती रहेगी, और हम जनता की आवाज़ बन चुके हैं। आज कहीं भी कुछ भी होता है तो मुझे फ़ोन किया जाता है, कभी चाहे सेक्टर 46 हो, चाहे सेक्टर 15 हो, चाहे सेक्टर 21 में जल भराव हो, चाहे चौमा का स्कूल हो, एक एक जगह हम जहां पहुंच सकते पहुंचते हैं और मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। उसका असर भी दिखने लगा है। कल हमने खबर की थी कि 46 में जल भराव है, आज सुबह जेई वहां पहुंच गए। 2 महीने से वो सिटीज़न जो है लगातार कंप्लेंट कर रहे थे स्वच्छता ऐप पे, एमसीजी हेल्पलाइन पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो उनकी सुनवाई हुई। इसी तरह आम आदमी पार्टी सभी गुड़गांव वासियों के मुद्दे उठाएगी जब तक ये सरकार जागे ना और काम करे ना। और जिस दिन हमारी सरकार बन गई तो जनता की परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम ज़मीन पे काम करेंगे, सड़कों को ठीक करेंगे, नालियों को साफ़ करेंगे, कूड़े कचरे का प्रबंधन करेंगे, ताकि गुड़गांव के लोगों को सच में मिलेनियम सिटी का रहने का एहसास मिले। मैम, आज पार्षद कोई नहीं है, आप क्या कहना चाहिए कि अधिकारी मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है अधिकारियों के साथ वैसे भी जनता का मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैक्सिमम वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। मैं भी अपने सेक्टर 31 में हमारे जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया था। 4 दिन से मैं निगम के जो कमिश्नर हैं उनको लगातार कभी ज़ोन 2 कभी ज़ोन 4 कोई फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। जब ज़ोन 2 के कमिश्नर साहब ने मेरा फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा ये ज़ोन 4 का मामला है। वहाँ के जेई से लेके जोनल कमिश्नर 3 दिन मैं मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अगर काउंसलर होते तो शायद काउंसलर के पास हम जाके काम करवा सकते थे, लेकिन अब काउंसलर बचे नहीं हैं तो जनता जाए कहाँ। इसलिए जनता हमारे पास आ रही है और मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए, जो प्रशासन को काम करना चाहिए, वो किसी भी वार्ड में नहीं हो रहा।